गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, यूरोप में राष्ट्रवाद और रूसी क्रांति, उसका जो अगला टॉपिक है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। देखो, पहला विश्व युद्ध जो था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। ठीक है, जिसमें दो खेमों में बटा हुआ था। परिपूर्ण जो विश्व था वो दो खेमों में बटा हुआ था। ठीक है, वो दो खेमे कौन से थे? एक तो था केंद्रीय शक्ति के रूप में, केंद्रीय शक्ति, और जो दूसरा था खेमा, उसको बोलते हैं इटली और रोमानिया। ठीक है, ये मतलब मित्र राष्ट्र, इनको दूसरे विश्व में मित्र राष्ट्र कहा गया था, मित्र राष्ट्र। इन मित्र राष्ट्रों में क्या था कि भी जैसे रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ठीक है, दूसरे विश्व में इन मित्र राष्ट्रों में एक अमेरिका शामिल हो जाता है, और इधर जो प्रथम विश्व में जो इटली मित्र राष्ट्रों में है वो केंद्रीय शक्ति के अंदर, मतलब धुरी राष्ट्र के अंदर शामिल हो जाते हैं। इस केंद्रीय शक्ति को बाद में धुरी राष्ट्र कहा जाता है दूसरे विश्व के अंदर। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जैसे कंपटीशन जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर ये आ सकते हैं। तब हम बात करेंगे इसकी पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। देखो बेटा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो रूस का जो साम्राज्य था वो बहुत ही विस्तृत था। ठीक है, जिसके कारण जो ये मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, ये शक्तिशाली राष्ट्र थे, और इनका जो औपनिवेशिक ताकत होने के कारण, ये जो है औपनिवेशिक ताकत होने के कारण लगभग विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उनके ऊपर इनका आधिपत्य बना हुआ था। जिसकी वजह से ये जब राष्ट्र युद्ध के अंदर कूदे तो परिपूर्ण जो राष्ट्र उसमें विश्व जो है वो शामिल हो गया था, इसलिए इसको विश्व युद्ध कहा गया। तो देखो, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ा। 1914 में क्या किन में? दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध स्टार्ट। आपसे पूछ लिया जाए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 में। ठीक है, किन के मध्य? दो यूरोपीय गठबंधनों के मध्य। एक खेमे में, ये खेमे कौन से थे, कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो केंद्रीय शक्ति में कौन थे भाई? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, केंद्रीय शक्ति के रूप में पहला खेमा। दूसरा जो खेमा था उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, रूस, और बाद में जो है ना, बाद के अंदर इसमें इटली और रोमानिया भी कौन से दूसरे खेमे में शामिल हो गए थे। पूछ लिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध किन दो खेमों के मध्य लड़ा गया, नाम बताओ। तो दो खेमे कौन से थे? पहला खेमा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, केंद्रीय शक्ति के रूप में। दूसरा खेमा फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में जो है इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, ये आंसर बन गया। ठीक है, दो क्वेश्चन बने। अगला जो आगे पॉइंट देखो, आगे देखो, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया। अब बेटा, इसमें बात आई कि भाई प्रथम विश्व युद्ध को, पहला जो युद्ध था उसको, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसको विश्व युद्ध क्यों कहा गया, मतलब इसको विश्व युद्ध क्यों कहा गया, ये मेन पॉइंट बना। तो विश्व युद्ध इसलिए कहा गया, देखो इसमें लिख रखा है कि इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, विश्व युद्ध कहा गया। क्यों? क्योंकि भाई ये जो देश थे, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, रूस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तुर्की है, ये औपनिवेशिक देश थे। कौन से देश थे? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक वो बाह्य ताकत जो कमज़ोर राष्ट्रों को अपने आधिपत्य के अंदर दबाए रखती है। ठीक है, तो ये औपनिवेशिक देश होने के कारण
इनका जो है जिन भी देशों के ऊपर अधिकार था उन देशों को ज़बरदस्ती इन्होंने शामिल कर लिया था। ठीक है, इसके कारण इसको विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध को शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था और जारीना जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों खासतौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया था। देखो बेटा, इसमें अब मेन क्वेश्चन बना कि प्रथम विश्व युद्ध में जार का समर्थन कौन कर रहे थे? तो ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों के सलाहकार। ठीक है, मतलब परिपूर्ण रूसी जनता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परिपूर्ण रूसी जनता। वैसे ड्यूमा में कौन थे? मौजूद मुख्य पार्टियों के सलाहकार। ठीक है, उसके बाद रूसी जनता विरोध में क्यों आ गई? जार के विरोध में क्यों आ गई? ठीक है, तो वो जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण। किसके कारण? जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण। दूसरा क्वेश्चन हो गया, वो जर्मन विरोधी भावनाएं किसके कारण आई? तो वो आई जारीना जार की पत्नी या महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने के कारण। ठीक है, और साथ में इसके घटिया जो सलाहकार खासतौर पर कौन था? रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात तीसरे क्वेश्चन की, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो वो पेट्रोग्राद। पीटर्सबर्ग का नाम चेंज क्यों किया? क्योंकि पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था। सेंट पीटर्सबर्ग क्या था? एक जर्मन नाम, जिसके कारण इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? पेट्रोग्राद। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया और क्यों? तो पेट्रोग्राद रखा गया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। हो गए क्वेश्चन, ये आपको लिखने हैं फिर नोटबुक में, ये ध्यान रखना बेटा। आगे देखो, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों में लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 17 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फासलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। शरणार्थियों का मतलब, शरणार्थी क्या होते हैं बेटा? शरणार्थी वो लोग होते हैं जो दूसरे देश से हमारे देश में आकर के रहते हैं। ठीक है, जो हमारे देश में आकर के शरण लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? शरणार्थी। ठीक है, अतिथि क्या होता है? वही शरणार्थी कहलाता है। ठीक है, जैसे अतिथि हमारे पास आता है, ठीक है, कुछ दिन रुक करके चला जाता है। उसी प्रकार जैसे हमारे देश की बात करें, जब हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, हमारा देश जब सन 1947 में आज़ाद हुआ भी, उस समय हमारा परिपूर्ण जो देश था हिंदुस्तान 2 गुटों में बट गया था, मतलब 2 भागों में बट गया था। एक तरफ था भारत, इंडिया जिसे कहते हैं, दूसरी तरफ था पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 रूपों में बटा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ से जितने भी हिंदू थे वो कहाँ गए? भारत में आ गए। और जब भारत में आए तो उनके पास कोई आसरा नहीं था। ठीक है,
और किसके रूप में आए थे? शरणार्थी के रूप में। उस समय हमारे पास 40 लाख शरणार्थी आए थे। ठीक है, 40 लाख क्या आए थे? शरणार्थी। ध्यान रखना। तो शरणार्थी किसे कहते हैं? जो असहाय हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं और वो किसी के पास मदद के लिए आते हैं। ठीक है, शरणार्थी कहलाते हैं। अब देखो आगे बात। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बने भाई। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो पूरी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी, मतलब दोनों में भिन्न भिन्न थी। ठीक है, पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। मतलब पूर्वी जो मोर्चा था उन्होंने अपनी जीत जो है हासिल कर ली थी। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय रूसियों का मनोबल तोड़ रही थी। दूसरी बात कि जो पूर्वी मोर्चे में फासला जो तय किया था उसके अंदर जो है सैनिक मारे जा चुके थे, जिससे उनके अंदर पराजय के कारण जो है उनका मनोबल टूट चुका था। मगर 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। तो अब क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय कब झेलनी पड़ी? तो 1914 से 16 के बीच। 1914 से 16 के बीच। अब आगे देखो, 1917 तक कितने लोग मारे जा चुके थे? तो 17 लाख लोग। प्रथम विश्व युद्ध में 1917 तक कितने लोग मारे जा चुके थे? 17 लाख। ठीक है, उसके बाद पीछे हटती रूसी सेना ने दुश्मन वहां ना टिक सके, इसके लिए क्या किया? मतलब पीछे हटती रूसी सेना ने दुश्मन वहां ना टिक सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो भाई उन्होंने फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला। क्या कर दिया? फसलों व इमारतों को नष्ट कर दिया। ठीक है, जिसके कारण अब फसल और इमारतों के विनाश के कारण रूस में कितने लोग शरणार्थी के रूप में हो गए? कितने लोग शरणार्थी के रूप में हो गए? तो 30 लाख लोग। ठीक है, जिनका कोई आसरा नहीं होता वो क्या कहलाते हैं बेटा? शरणार्थी। हो गए। अब आगे देखो, इन हालातों के कारण जार जो था दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सरकार और जार को क्या बना दिया? अलोकप्रिय। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बाल्टिक समुद्र, बाल्टिक जो महासागर है, उस पर किसका कब्जा हो चुका था? तो जर्मनी साम्राज्य का। ठीक है, हो गया। उसके बाद यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। रूस की जो रेलवे लाइनें कब तक टूट चुकी थी? 1916 तक। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी। जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हुई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी? तो बेटा 1916 में ये जो पॉइंट मैंने बनाए थे निशान लगा रखे हैं। ठीक है, इस जो टॉपिक पढ़ा है इसके अंदर जितने भी, उनको सभी को इसके अंदर लिखना है और साथ में यहाँ से लिख देना है। ठीक है, यहाँ से रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत सारे कम थे और बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो चुकी थी, और यहाँ तक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप देखो इसमें पहले इस युद्ध के दौरान रूसी सिपाही शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। रूसी सेना को क्या कहा जाता था? अब क्वेश्चन बनता है, प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना को क्या कहा जाता? शाही रूसी सेना को तो रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया का सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों का समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता ढह गई। जार की सत्ता क्यों ढह गई? तो इन्होंने जो है शस्त्र सेना ने
अपनी निष्ठा जार से हटा करके कहाँ किन के प्रति कर दी, क्रांतिकारियों के, ठीक है, जिसके कारण जार जो है सत्ता से मतलब जार की सत्ता समाप्त हो गई। तो ये सेना दिखाई गई है बेटा। अब देखो क्रियाकलाप, 1916 के दिन है, आप जार की सेना में जनरल हैं और पूरी मोर्चे पर तैनात है। आप मास्को सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। रिपोर्ट के सुझाव दीजिए कि स्थिति को सुधारने के लिए आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे भाई, तो जनरल हैं तो आप रूसी सेना के लिए क्या करोगे, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करोगे, ठीक है, हर प्रकार की सुख सुविधाएँ, और स्थिति को अगर बदतर हो रही है तो उसमें युद्ध को समाप्त करने की घोषणा करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनवाए वो सारे करने हैं आपको, ठीक है, फेयर नोटबुक के अंदर साफ साफ राइटिंग।